Jai Hind, good morning, and a very warm welcome to Civil Staff Himachal. I hope you all are doing good. HPS 2024 रिविजन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऑडियो और वीडियो जो है वो आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रहा है। एंड लेट्स बिगिन द सेशन फॉर टुडे। आज का जो डिस्कशन है दैट इज गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन से आपके सिलेबस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट द ऑफलाइन एंड ऑनलाइन इनिशिएटिव्स फ्रॉम सिविल स्टाफ हिमाचल and the very unique features of our courses, including personalized mentorship, weekly doubt sessions, free current affairs, etc. ठीक है? Okay, so let's move to the first question. हाँ जी, consider the following statements. पहला, anti-dumping duty is to rectify the trade distortive effect of dumping and re-establish fair trade. First statement. Second, World Trade Organization permits the imposition of CVD, countervailing duty, but disallows the use of anti-dumping duty by member states. And third, DGTR, that is Directorate General of Trade Remedies, recommended the imposition of anti-dumping duty on sodium cyanide imported from China. So you are supposed to select the statements which are correct, and your options are 1 only, 1 and 3, 1, 2 and 3, या फिर 3 only. तो चलिए शाबाश, जो लोग लाइव हैं जुड़े हुए इस वक्त हमारे साथ, आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू प्लीज मार्क योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. यस गाइज, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट. पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है? एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है इट इज टू रेक्टिफाई द ट्रेड डिस्टॉर्टिव इफेक्ट ऑफ डंपिंग एंड री एस्टैब्लिश फेयर ट्रेड. एब्सोल्युटली दिस इज करेक्ट ओनली. डंपिंग का मतलब ये है कि आपके डोमेस्टिक मार्केट में जिस प्राइस पे आप बेचते हो किसी भी गुड्स को, आप उनसे लेसर प्राइसेस पे दूसरे कंट्रीज में उस प्रोडक्ट को या उस गुड को सप्लाई कर रहे हो, विच मीन्स यू आर क्रिएटिंग एन एंटी कंपेटिटिव मार्केट. डिस्टॉर्ट कर रहे हो आप ट्रेड को, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटीज को काउंटर करने के लिए लगाई जाती है. फर्स्ट इज एब्सोल्युटली फाइन. सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है WTO परमिट्स imposition ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी बट disallows द यूज ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी. नो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी को भी इट अलाउ करता है. So second statement will be incorrect. Third, Directorate General of Trade Remedies recommended the imposition of anti-dumping duty, yes, on sodium cyanide from China. जी बिल्कुल ये सही है. हाल ही में recently this is the reason why anti-dumping duty was in news. कि हम देखते हैं चाइना जो है डंप करता है बहुत सारी चीज़ों को इंटरनेशनल मार्केट में, इंक्लूडिंग थिंग्स विच आर डम्प्ड इन इंडिया बाय चाइना. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है. तो आपका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज ऑप्शंस 1 and 3. और स्टेटमेंट्स 1 and 3 आर करेक्ट, विच मीन्स आंसर विल बी ऑप्शन बी. ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई है. चलिए ग्रेट. सो लेट्स मूव अहेड. ठीक है जी, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. ये आप एक्सप्लेनेशन जो है देख सकते हैं. So second question says, consider the following statements. पहला, India's household debt levels touched an all-time high of 40% of GDP by end 2023. Second, as per the first revised estimates of national income for 2022-23, households' net financial savings dropped to a 47-year low. तो आपको बताना है, select the statements which are incorrect. So your options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, या फिर neither 1 nor 2. Yes guys. चलिए शाबाश, जल्दी से बताइए व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2. जो लोग भी सेशन में अभी लाइव जुड़े हुए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट आप लोग क्वेश्चन नंबर और आंसर जो है साथ में मार्क करें प्लीज. आई विल वेट फॉर अ फ्यू मोर सेकेंड्स बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग द स्टेटमेंट्स. कुछ और आंसर्स आ जाएं उसके बाद स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना. देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भारत का जो हाउस होल्ड डेट लेवल्स हैं दैट टच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ 40% ऑफ GDP बाय एंड 2023. दैट इज एक्चुअली करेक्ट ओनली. अभी रिसेंट जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हैं उसके हिसाब से 2023 एंड, यानी कि वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट द कैलेंडर ईयर December 2023 witnessed the household debt levels touching an all-time high of 40% of GDP, which means that they are raising more debt. एक तरीके से क्रेडिट ग्रोथ के लिए तो ये अच्छे साइंस हैं, है ना, ये बोल सकते हैं. So first is correct. Second, as per the FRE or the first revised estimates of national income for 22-23, households net financial savings dropped to a 47-year low. देखो दोनों बातें जो है ना एक दूसरे के साथ रिलेट भी कर रही हैं कि सेविंग्स ड्रॉप कर रही हैं तभी यू आर टेकिंग मोर, यू आर रेजिंग मोर क्रेडिट, मोर लोन्स टू फाइनेंस योर
एक्टिविटीज और डिफरेंट काइंड ऑफ नीड्स यू कैन से, है ना। इनकरेक्ट पूछा है क्योंकि, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं, तो इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, विच मीन्स योर आंसर विल बी नाइदर वन नॉर टू, राइट। समझ में आ गया? आई होप दिस इज अंडरस्टूड, है ना। दोनों स्टेटमेंट्स क्योंकि सही हैं तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा नाइदर वन नॉर टू, विच इज ऑप्शन डी। चलिए, सो लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं फटाफट। सो द FRE, द फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम फॉर 22-23 फाइनेंशियल ईयर पब्लिश्ड दिस February raised the estimated net financial savings in households to 5.3% of GDP, which is still the lowest in 47 years, जो हमारी स्टेटमेंट में बात की गई थी। Weaker than the average of 7.6% of GDP recorded between 2011 to 2019-20, ये 47 years में is the lowest level of net savings by the households। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द इन्फोग्राफिक जो आप देख सकते हैं। हाउस होल्ड डेट रोज टू अ न्यू हाई ऑफ 40% ऑफ जीडीपी इन दिसंबर 2023, या फिर क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24। ओके, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ लास्ट में, है ना। इतने हाई लेवल्स पे शायद ये पहले यहीं आया था 2021 में 39.1% पे। ऑल राइट, question number 3. India's economic growth in 2023-24 has been mainly led by manufacturing sector, services sector, agriculture sector. So select the correct statements using the codes given below. पूछा क्या है आपसे कि अगर हम वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2023-24, so growth has been mainly led by which of these sectors for Indian economy? चलिए शाबाश, जल्दी से मार्क करिए। All of you, it's a request, please mark your answers in the comment box. I'll wait for a few seconds for more answers to come in, फिर डिस्कस करते हैं। हाँ जी, चलिए शाबाश, जल्दी से। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं 2023-24 फाइनेंशियल ईयर की, तो मेनली और प्राइमरीली द ग्रोथ हैज बीन लेड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, या फिर आप कह सकते हो द सेकेंडरी सेक्टर कंप्राइजिंग मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी सेक्टर में मेजर जो कंट्रीब्यूशन है जीवीए का, या मेजर जो जीवीए कंट्रीब्यूट किया जाता है विद इन द सेकेंडरी सेक्टर, दैट कम्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। एंड सेकेंड जो है सर्विसेज, दैट इज द पार्ट ऑफ योर टर्शरी सेक्टर। सो दीज टू हैव बीन द मेन ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। ठीक है, तीसरा एग्रीकल्चर में वी हैव सीन स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो थर्ड जो है वो नहीं 2023-24 का ग्रोथ का मेन ड्राइवर रहा है, तो थर्ड को एक्सक्लूड करेंगे, विच मीन्स यू कैन एलिमिनेट ए, यू कैन नॉट एलिमिनेट एनी अदर ऑप्शन। 1, 2, 1 and 2, सीधा ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, राइट। आई बिलीव दिस इज अंडरस्टूड, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, सो इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इन 23-24 हैज बीन मेनली लेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग and services sector, as the agricultural sector suffered from adverse impact of monsoon not being very good. ठीक है, okay, so I believe it is clear, it is understood. Moving to question number 4 now. So recently the Delhi High Court declared which of the following as well known trademark under the Trademarks Act 1999. So first is Unilever, second is Haldiram, third is Amul, या फिर none of the above. So ये जो है आपका डील कर रहा है विद वेल नोन ट्रेडमार्क पेटेंट्स के साथ, और वेल नोन ट्रेडमार्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसकी बात करेंगे अभी, पर उससे पहले इट्स अ रिक्वेस्ट, क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर मार्क करिए प्लीज़। जैसे अब हम क्वेश्चन 4 डिस्कस कर रहे हैं, तो जो लोग आंसर्स मार्क कर रहे हैं, आप 4A, 4B, 4C या 4D जो भी टाइप करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर प्लीज़ लगा दीजिए साथ में। हाँ जी, चलिए देखिए, अभी रिसेंटली वेल नोन ट्रेडमार्क, वेल नोन ट्रेडमार्क क्या कॉन्सेप्ट है कि एक तो है ट्रेडमार्क, है ना, जो कि आपका एक्सक्लूसिव यूजेज के लिए आपने रजिस्टर करवा लिया है। दूसरा है वेल नोन ट्रेडमार्क, दिस बेसिकली मीन्स कि आपकी सब्सटैंशियल जो है बिजनेस की एक रेपुटेशन है, एक इमेज है, लोग आइडेंटिफाई करते हैं एक पर्टिकुलर ट्रेडमार्क जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे अभी रिसेंटली हल्दीराम ने एक लॉ सूट फाइल किया था इस रिकग्निशन को लेने के लिए, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस चीज़ के लिए अग्री किया कि हल्दीराम जो है इट इज़ वेल नोन ट्रेडमार्क अंडर द ट्रेडमार्क्स एक्ट। मतलब क्या हुआ कि हल्दीराम के सब्सटैंशियल बिजनेस एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं वो जुड़े हुए हैं इस ट्रेडमार्क के साथ, ठीक है। एंड द
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेडमार्क्स, गवर्नमेंट, इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका जो है कोई भी मिसयूज ना हो, राइट। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड अ वेल नोन ट्रेडमार्क। तो हल्दीराम है यहाँ पे आपका सही आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। चलो हल्दीराम से ज़्यादा कंसर्न हमारा ये है कि वी शुड नो द कॉन्सेप्ट कॉल्ड वेल नोन trademarks. So the Trademark Act 1999 provides protection to well-known trademarks to prevent its misuse, and it also obligates the registrar to safeguard them against similar trademarks. जैसे ऐसा होता है ना, सुना होगा ना, रीबॉक नहीं तो रिबूक सही, राइट। एडिडास का एडिबाज और एबिबाज है ना, तो दैट इज व्हाट सिमिलर काइंड ऑफ साउंडिंग थिंग्स और ट्रेडमार्क्स, एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे सुनने वाले, एक जैसे अपीयर होने वाले, ठीक है। चलिए, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 2019। Second, NSO functions under the administrative control of the Union Ministry of Finance. And third, the Bimal Jalan Committee first suggested the establishment of NSO as the nodal body for all core statistical activities. तो आपको बताना है, you have to select the correct statement or statements using the codes below. So what are your options? 1 and 3, 3 only, 1 to 3 या फिर 1 only. So you are supposed to mark the correct statement. Yes guys. So go through the statements carefully. 3 statements हैं आपके पास NSO के regarding, formed in 2019, functioning under the administrative control of Union Ministry of Finance, and third, created as a suggestion by the Bimal Jalan Committee. Okay, so I'll wait for a few seconds before we have more answers in the comment box. जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या आंसर्स होंगे। देखिए, पहली चीज़ तो जो है 2019 में मर्जर किया गया CSO और NSSO का और क्रिएट कर दिया गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। सेकंड, NSO वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नो, इट इज नॉट करेक्ट। क्यों? इट फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ से आप लोगों के लिए ये हिंट था, दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा गलत हो जाएगा तो मतलब क्या है, यू कैन आउटराइटली एलिमिनेट ऑप्शन सी। अब बच रहे हैं आपके पास 1 3 3 या फिर 1, ठीक है। तो अब ये ट्रिकी हो गया थोड़ा सा, दिस इज समवॉट नाउ अ ट्रिकियर सिचुएशन। क्यों? यू नीड टू नो 1 and 3 इंडिविजुअली। तो 1 तो पता है करेक्ट है, दैट मीन्स बी एलिमिनेट हो जाएगा, 3 ओनली तो नहीं हो सकता, या फिर हो सकता है 1 ओनली, या फिर हो सकता है 1 and 3 ओनली। तीसरा क्या है, बिमल जालान कमेटी फर्स्ट सजेस्टेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NSO as the nodal body for all core statistical activities. It was not the Bimal Jalan committee. तो आप लोगों के लिए सवाल ये है कि फिर कौन सी कमेटी थी, विच कमेटी, मार्क करके बताओ कमेंट बॉक्स में। तो आंसर हो गया, तीसरी भी गलत हो गई, करेक्ट सिर्फ हो गया ओनली 1, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, लास्ट बच जाएगा ओनली 1, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया है। हाँ जी, कमेंट्स में कहाँ है आंसर्स कि कौन सी कमेटी ने सजेस्ट किया था। So it was the C. Rangarajan committee and not the Bimal Jalan committee that was suggested the creation of NSO. ठीक है, चलो, I hope this is clear, this is understood. Moving to question number 6. हाँ जी, consider the following statements. पहला, the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity was launched in 2022. Second, the Ministry of External Affairs is the nodal agency for IPEF engagements. Yes. So what do you think should be the answer to question number 6? पूछा गया है आपसे, you are supposed to mark the correct statements using the codes 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Yes guys, जल्दी से मार्क करिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। देखिए, IPEF जो है 2022 में लॉन्च किया गया था, जी लॉन्च किया गया था, लेकिन 2022 में लॉन्च करना वाली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। क्यों? इट इज़ नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो फिर कौन सा मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो दैट मीन्स करेक्ट पूछा है, तो दूसरी गलत है, सिर्फ फर्स्ट सही है, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, राइट। सो इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, आई एम सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गलती से बोल दिया मैंने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होगी, एंड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स being the nodal agency for IPEF, right? I'll write it also, it is Ministry of Commerce and
इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए, नाउ आई होप इट इज क्लियर एंड अंडरस्टूड। Moving to question number 7. India has joined forces to promote startup collaboration on recycling of e-vehicles batteries under Trade and Technology Council with which of the following? United States of America, African Union, European Union या फिर ASEAN? कि किसके साथ जो है भारत ने ये स्टार्ट किया है इनिशिएटिव? यस, प्लीज क्विकली मार्क द आंसर्स। सिंपल है, वन लाइनर है, स्टेटिस्टिकल ही है, फैक्चुअल ही है। हाँ जी, यस गाइस, so it is the European Union with which India has tied up to promote the startup collaboration on recycling of vehicles, e-vehicles batteries under Trade Technology Council. ठीक है, तो आंसर becomes option C. So India is co-chairing the second EWG meeting with Brazil and South Africa. ये sorry, ये गलत आ गया पिछले स्लाइड से, pardon me for that. चलिए, moving to question number 8. हाँ जी, consider the following statements. The government has approved semiconductor assembly and test plants in Gujarat and Assam. Second, India and Taiwan have partnered for a semiconductor fabrication plant. So which of the above statements is or are correct? So the government is trying to boost domestic manufacturing of semiconductors, है ना, हम खुद ही जो है, ताकि हमारी खुद की जो आत्मनिर्भरता है इस सेक्टर में वो भी हम बढ़ा पाए। रीज़न क्या है उसके पीछे, कि हम निर्भर करते हैं दूसरे देशों पे। वी डिपेंड अपॉन साउथ कोरियंस, वी डिपेंड अपॉन चाइनीज़, वी डिपेंड अपॉन दी ताइवानीज़, है ना। कि अब समय है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर हालांकि करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसा है, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, या कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करना या उसके फैब्रिकेशन यूनिट्स लगाना, है ना। चलो, तो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, बिल्कुल अप्रूव किया है गुजरात एंड असम में, तो पहली सही है। दूसरी भी सही है, ताइवान के साथ हमने पार्टनर किया है एक फैब्रिकेशन प्लांट सेटअप करने के लिए इंडिया में। ठीक है, सो दैट इज ऑप्शन विल बी बोथ 1 and 2, दैट इज आंसर विल बी सी। ठीक है, चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज इनएलिजिबल अंडर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स? पहला, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा या बी फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स, सी डेरिवेटिव्स, या फिर डी नन ऑफ द अबव? यस गाइज, प्लीज क्विकली मार्क योर आंसर्स। ऑल राइट, लेट्स वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ और आंसर्स आ जाए हमारे पास। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि कौन सा जो है इनमें से इनएलिजिबल है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स, डेरिवेटिव्स, या फिर नन ऑफ द अबव? सो वी नो दैट दीज ऑल आर अवेलेबल टू बी ट्रेडेड अंडर ईटी प्लेटफॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, चाहे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हों, फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स हों, या फिर डेरिवेटिव्स हों। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ बन जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द अबव, राइट। चलिए, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड द को lending model in 2018. First statement. Second, the co-lending model aims to improve credit access to traditionally underserved sectors. So which of the above statements is or are correct? Yes guys, चलिए शाबाश, जल्दी से बताइए, what do you feel or what do you think should be the answer to question number 10? Yes, दोनों स्टेटमेंट्स को एक एक करके कंसिडर करते हैं। देखिए, पहली बात क्या है कि आरबीआई ने को लेंडिंग मॉडल जो है 2018 में इंट्रोड्यूस किया था। बिल्कुल, क्या सोच के इंट्रोड्यूस किया था, कि जो ऐसे इग्नोर्ड सेक्टर्स हैं ट्रेडिशनली, या जो थोड़े आप कह लो नेग्लेक्टेड हैं, अंडर सर्व्ड हैं, जहाँ पे उतना क्रेडिट जो है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट खास तौर से, वो अभी तक रीच आउट नहीं करा है, उसको बढ़ाने के लिए को लेंडिंग मॉडल। को लेंडिंग मॉडल कहाँ पे, का मतलब क्या है? को लेंडिंग मॉडल का मतलब है कि अ बैंक एंड अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी, दोनों दोनों का साथ में कोलैबोरेशन, ठीक है, दैट इज को लेंडिंग। को लेंडिंग इसलिए बैंक्स along with the NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, क्योंकि पूछा था करेक्ट, एंड बोथ आर करेक्ट, बोथ 1 and 2, राइट। आई होप समझ में आ गई ये बात। तो दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे।
सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड द को लेंडिंग मॉडल इन सितंबर 2018 किस चीज़ के लिए? टू एनकरेज जॉइंट लोन्स बाय बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज फॉर प्रायोरिटी सेक्टर्स, है ना? तो कह सकते हैं ये कुछ कुछ सिमिलर है आपका किससे? प्रायोरिटी सेक्टर जो लेंडिंग हम करते हैं या हम देखते हैं आरबीआई की तरफ से प्रमोट करता है आरबीआई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो उन्हीं प्रायोरिटी सेक्टर्स को थोड़ा और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है पहुंचाया जाए। हाउ? बाय द जॉइंट वेंचर बिटवीन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड द बैंक्स। ठीक है, सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, so that is the last question for the day. I hope you enjoyed it. I hope you liked the session. And अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गेन किया है इस सेशन से, then please do hit that like button। सेशन को जो है शेयर कर दीजिए जाने से पहले एक बार और लाइक कर दीजिए। ठीक है, बाकी आई होप, आई बिलीव, आई सिंसियरली बिलीव एंड आई प्रे दैट योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन फॉर HAS 2024 इज ऑन ट्रैक। आप प्रिपेयर कर रहे हैं एंड कुछ बच्चे कई बार डाउट पूछते हैं कि सर एग्जाम पोस्टपोन तो नहीं होगा या होगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपार्ट फ्रॉम इट हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आउटसाइड एंड अपार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? तो चुनाव हैं बिल्कुल, बट हमें रिसेंट ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं कि HPPSC ने बाकी भी जो एग्जाम्स नोटिफाई किए हैं उनकी भी डेट्स आ रही हैं और वो कंडक्ट भी किए जा रहे हैं, राइट? सो आप लोगों के लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप इस चीज़ पर ध्यान ना दें। Don't pay attention to whether the exam will be conducted or it will be delayed or what. You pay attention to what you are doing and what you can do. What you can do is you can prepare best, you can prepare well, you can revise। आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, आप इंटेंसिव रिविजन जो है वो और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, बाकी और भी कोई अगर डाउट होगा तो यू गॉट द नंबर्स इन द कमेंट बॉक्स। यू कैन कमेंट, यू कैन आस्क, यू कैन रीच आउट टू अस। वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प। ठीक है जी, चलिए, सो थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिमाचल, जय भारत।